हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 इंग्लिश हनीड्यू बुक चैप्टर 3 ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट। इसमें हम पास्ट की स्टोरी पढ़ेंगे, हिस्ट्री का जैसा ही आपका ये चैप्टर है। तो बिफोर यू रीड, यहाँ पे कुछ ये हिस्ट्री के ग्लिम्सेस दिए गए हैं। हमारी कंट्री में जो भी 1757 से लेकर 1857 के बीच में जो घटनाएं हुई उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इस जो पिक्चर्स दिए गए हैं उनके थ्रू भी हम इस इवेंट को समझ सकते हैं, इसलिए पिक्चर्स बना के ये पूरा एक्सप्लेन किया है। द मार्टर्स एट अ फंक्शन इन दिल्ली। ओह माई कंट्रीमैन, लेट योर आइज फिल विद टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियाज मार्टर्स। ये दिल्ली में एक फंक्शन हो रहा है जिसमें लता मंगेशकर जी हैं और ये गाना गा रही हैं कि ए मेरे वतन के लोगों, ये वाला जो सॉन्ग है वो गा रही हैं। तो इसमें देखिए इमेजेस दी गई है, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी जी, ये सारे बैठे हुए हैं। तो ये दिल्ली में एक फंक्शन चल रहा है। द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट 1757 से 1849 के बीच की बात बताई गई है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई थी, इंडिया में ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पे के बारे में बताया गया है। विद इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया। ठीक है, इंडिया में जो ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश की थी। और ये जो देखिए पिंक कलर से दिया है, ये ब्रिटिश टेरिटरी थी, ब्रिटिश के अंदर आ गया था ये हमारा इंडिया का जो एरिया है। बाकी सारे जो थे वो इंडियन प्रिंसेस, यहाँ पे इंडिया के जो प्रिंसेस थे वो रूल कर रहे थे। ये 1765 की बात है। Indian princes were short-sighted. That upstart Raja Ba called the English merchants. They will help me to defeat him. The people had no peace due to such constant fights. तो इंडिया के जो राजा वगैरह थे ना, प्रिंस वगैरह थे, वो लोग क्या थे, मतलब उनमें आपस में झगड़ा होता रहता था। वो दूर की नहीं सोचते थे। वो लोग क्या सोचते थे, आपस में ही लड़ते झगड़ते थे। तो वो लोग सोच रहे थे ये जो इंग्लिश मर्चेंट आए हैं वो हमारी हेल्प करेंगे दूसरे राजा को हराने में। तो ये अच्छा सोच रहे थे इस चीज़ को। इनकी वजह से, शांति नहीं होने की वजह से हमेशा झगड़ा होता था इनके बीच में। The rivalries helped the East India Company and it could easily subdue Indian princes one by one. और ये जो झगड़े हैं, ये जो इनके बीच जो ये चल रही थी द्वेष, इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को हेल्प मिली और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, इंडियन प्रिंसेस को हटाना स्टार्ट कर दिया। A far-seeing ruler like the brave Tipu of मैसूर fought the British till he died fighting। और कुछ ऐसे भी रूलर थे जैसे टीपू सुल्तान थे, मैसूर के रूलर, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स से लड़ाई की थी। इनका ये रोक दिया था, मतलब ब्रिटिशर्स जो अपना ट्रेड कर रहे थे ना, तो वो फ्री में ट्रेड करते थे, तो वो रोक दिया था। बोल रहे थे कि नहीं, टैक्स दो, बिना टैक्स के हम आपको ट्रेड नहीं करने देंगे। और जब ब्रिटिशर्स इनके खिलाफ हो गए थे तो टीपू सुल्तान ने उनसे लास्ट टाइम तक फाइट की थी, अपनी लास्ट ब्रीथ तक। Thank God there is peace in our country now. Looting by thugs. It is God who sent the British. Our destiny is linked with them. तो हमारी कंट्री में क्या हो रहा था, अलग अलग तरीके की बातें हो रही थी अलग अलग जगह पे। जैसे कुछ लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं कि भगवान ने भला किया जो अब मतलब इन ब्रिटिशर्स को भेज दिया, इन्हें भगवान ने भेजा है हमारे लिए। अब हमारी कंट्री में पूरी शांति छाई रहेगी, किसी भी तरीके का वार नहीं होगा, कोई लूट नहीं होगी, कोई ठग वगैरह नहीं आएंगे। पहले जैसे अटैक होते रहते थे ना, मुस्लिम इन्वेडर्स वगैरह ने हमारे इंडिया पे अटैक किया था, तो इसलिए ये लोग सोच रहे थे कि अब किसी तरीके का कोई लूटपाट नहीं होगा। और कोई क्या बोल रहा है कि हमारी जो डेस्टिनी, हमारा भाग्य उनके साथ जुड़ा हुआ है। हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दीज कॉन्क्वेस्ट। तो बताया गया है कि इंडियन कैसे रिएक्ट कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर देखिए कुछ लोगों का क्या मानना था। द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिस्ट्रोन्ड आवर किंग्स। Some kings were not good, but after all they were of this land. Now we have become slaves of foreigners। तो कुछ लोग क्या बोल रहे हैं कि जो ये वाइट मैन है ये हमारे राजाओं को मार देंगे, उन्हें डिट्रोन, उनकी राजगद्दी से हटा देंगे। तो कोई क्या बोल रहा है कि मानते हैं कि कुछ राजा अच्छे नहीं हैं, लेकिन आफ्टर ऑल वो हमारी कंट्री के हैं, इस धरती के हैं। और कोई क्या बोल रहा है कि अब हम क्या हो जाएंगे, फॉरेनर्स के स्लेव हो जाएंगे, उनके गुलाम हो जाएंगे। ब्रिटिश रूल 1765 टू 1836 के बीच की बात बताई गई है। रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। उस टाइम क्या हो रहे थे, जो अलग अलग धर्म को लीड करते हैं वो सब क्या कर रहे थे, अलग अलग आइडियाज़ फैला रहे थे। किसके बारे में, लोगों के बीच, जैसे अनटचेबिलिटी के बारे में, छुआछूत के बारे में, बाल विवाह के बारे में, इन सब के बारे में लोगों में ये फैला रहे थे। तो क्या बोल रहे हैं एक धर्मगुरु,
Anyone who crosses the seas loses his religion. All the misery in the world is due to woman. कुछ क्या बोल रहे हैं धर्मगुरु कि अगर कोई समुद्र को पार करता है, मतलब समुद्र को पार करने का मतलब क्या है, दूसरी कंट्री जाना, तो वो अपना क्या करेगा, धर्म खो देगा, अपना रिलीजन खो देगा। तो कोई क्या बोलते हैं कि जिस समाज में, हमारे दुनिया में जितनी भी कष्ट है, माइजरी मीन्स जो भी दुख है, जो भी कष्ट है, वो किसके कारण है, वुमन के कारण है, औरतों के कारण है। तो ये लोग अपनी अपनी बिना फालतू की बातें फैला रहे थे। द ट्रुथ वॉज डैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्क्रॉन्ड देम। और सच्चाई ये थी कि इंडियंस जो थे वो अपना सेल्फ रेस्पेक्ट खो रहे थे ब्रिटिशर्स के आगे, ब्रिटिशर्स उन्हें दबा रहे थे, ठीक है। द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी। तो देखो एक ब्रिटिशर क्या बोल रहा है कि जो ये नेटिव्स हैं, मतलब ये लोग इंडिया में रहते थे ना, तो इंडियन को नेटिव्स हुए ना, क्योंकि हमारी ही कंट्री में रह रहे हैं, तो इसलिए बोलते थे कि ये जो नेटिव्स हैं इन पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ये ट्रस्ट के लायक नहीं है, ये ईमानदार नहीं है। तो देखो एक इंडियन ही इनमें से बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। तो इंडियन क्या बोल रहा है कि आप सही बोल रहे हैं जनाब, लेकिन मैं ऑनेस्ट हूँ। तो इस तरीके से इंडियंस उनके चमचे बन गए थे उस टाइम। बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबेंडन देयर फील्ड्स। अब क्या, जब ब्रिटिशर्स ये मर्चेंट्स बन के ही तो आए थे, शुरू में ट्रेड करने ही जो आए थे, बाद में रूल स्टार्ट कर दिया था। तो ब्रिटिश क्या चाहते थे, क्विक प्रॉफिट्स, कि जल्दीबाजी में हमें प्रॉफिट हो। और जो उन्होंने ना हमारे फार्मर्स पे बहुत हैवी टैक्सेस लगा दिए थे, बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते थे। और पता है जब जो टैक्स नहीं देता था तो फिर उनकी ज़मीन छीन लेते थे, उनकी फसलें भी लेते थे। तो देखो एक किसान है हमारे, जो एक फार्मर है, वो बोल रहे हैं इनसे कि ब्रिटिशर से कि बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप। ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे आदमियों ने तो मेरी सारी फसलें ले ली। तो ब्रिटिशर क्या बोल रहा है, यू आर स्टिल इन एरियर्स, इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। क्या बोल रहे हैं कि अभी भी तुम कर्ज में हो, तुम्हारे ऊपर कर्ज है, अगर तुम वो नहीं दोगे तो मैं नेक्स्ट वीक क्या कर दिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। तो टैक्स भी लगा देते थे और इनकी फसलें भी ले जाते थे, बहुत परेशान कर रहे थे इस तरीके से। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट्स। और फिर भी क्या कर रहे थे ब्रिटिशर्स, कुछ नए नए मेथड्स, उन्हें इससे भी शांति नहीं मिलती थी, तो कुछ नए नए मेथड निकालते रहते थे जिससे वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। तो ब्रिटिशर्स क्या नए नए प्रॉफिट के मेथड मतलब अपना रहे थे। तो देखो एक ब्रिटिशर क्या बोल रहा है, द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्राउट इनटू इंडिया। तो वो क्या बोल रहे हैं कि जो इंग्लैंड में, हमारे इंग्लैंड में जो गुड्स बनेंगे, जो सामान बनेंगे, तो उन पे कोई भी टैक्स नहीं लगना चाहिए, कोई भी इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगना चाहिए। जब वो हमारी कंट्री में आएगा, जब इंडिया में आएगा, तब कोई भी टैक्स नहीं लगा। तो एक दूसरा ब्रिटिशर क्या बोल रहा है, अ गुड आइडिया, मतलब ये अच्छा आइडिया है। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। और ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉज ने, कानून जो बनाए थे उन्होंने, इंडियन इंडस्ट्री को पूरी तरीके से ख़त्म करना स्टार्ट कर दिया। और इन हमारी इंडिया में उस टाइम फेमाइन आ चुका था, आपदा आ चुकी थी। 1822 से लेकर 1836 के बीच में लगभग 15 लाख इंडियंस मारे गए थे भूखमरी से। स्टारवेशन मीन्स भूखमरी से। द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined द एक्सपर्ट आर्टिशंस एंड देयर बिजनेस। और जो ये ब्रिटिश पॉलिसी थी ना, तो इन लोगों ने हमारे जो आर्टिशंस थे उनको धीरे धीरे उनके बिजनेस को ख़त्म करना स्टार्ट कर दिया था। राजा राम मोहन रॉय 1772 से लेकर 1833 के बीच के बात बता रहे। राजा राम मोहन राय जो थे फ्रीडम फाइटर थे, तो उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई थी हमारे देश से सती प्रथा को हटाने में, उन्हीं का योगदान माना जाता है। तो राजा राम मोहन रॉय, अ लर्नड मैन फ्रॉम बंगाल, अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री। तो एक बंगाल से थे ये और पढ़े लिखे आदमी थे, तो ये समझ रहे थे कि हमारी कंट्री के साथ, मतलब जानते थे कि क्या गलत हो रहा है। तो देखो क्या बोल रहे हैं ये राजा राम मोहन राय, क्या बोल रहे हैं, लेट अस नॉट डेस्पाइज आवरसेल्व्स, आवर एंशिएंट कल्चर इज ग्रेट एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, सुपरस्टिशंस हैव बीन ruining अस। तो वो क्या बोल रहे हैं कि हमें अपने आप को नीचे नहीं गिराना चाहिए, हमारा जो कल्चर है, हमारा पुराना जो कल्चर है वो महान है और हम कैपेबल हैं अभी कि हम ग्रेट अचीवमेंट ले सकें, महान अचीवमेंट उपलब्धियों को प्राप्त कर सकें। हमें सबसे पहले अपनी सोसाइटी को सुधारने की ज़रूरत है। और ये जो सुपरस्टिशंस है ना, मतलब जो हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं ये लोग, ये हमें मतलब ख़त्म कर देंगे धीरे धीरे। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। वो क्या, साइंस और मॉडर्न नॉलेज से अट्रैक्ट होते थे। उनका क्या मानना था कि नॉलेज जो है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए। तो वो अपनी वाइफ से क्या बोल रहे हैं, उनकी वाइफ उमा, उनसे क्या बोल रहे हैं, काउ आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज़ द सेम,
डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज़ द सेम। वो क्या बोल रहे हैं कि जैसे जिस तरीके से गाय जो होती है वो अलग अलग कलर की होती है लेकिन उनका मिल्क का कलर सेम होता है, उसी तरीके से हो सकता है हमारे कंट्री में अलग अलग रिलीजन के धर्मगुरु जो हैं वो मतलब उनका मत अलग अलग हो, लेकिन जो उनका वो निकल रहा है ओपिनियन अलग अलग हो, लेकिन उनका जो एसेंस है वो तो एक ही है, भगवान तो एक ही है। He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful. There he told them. तो वो इसके लिए कहाँ गए, वो इंग्लैंड गए, ठीक है, ये देखने के लिए उन्होंने समुद्र पार किया और वो देखने के लिए गए कि ब्रिटिश को क्या पावरफुल बना रही है, क्या चीज़ ऐसी है जो ब्रिटिशर्स को पावरफुल बना रही है। जैसे धर्मगुरुओं का मानना था ना कि अगर कोई समुद्र पार करेगा तो वो अपना धर्म खो देगा, तो इन्होंने समुद्र को भी पार किया, ये गए दूसरी कंट्री। एक उसमें स्पीच दे रहे हैं कि वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स एंड यू मस्ट एक्सेप्ट एज सब्जेक्ट्स बट यू मस्ट रिमेंबर द रेस्पॉन्सिबिलिटी रूलर ऑस टू हिज सब्जेक्ट्स। तो ये क्या बोल रहे हैं ब्रिटिशर से कि हमने आपको रूलर्स की तरह एक्सेप्ट कर लिया लेकिन आपको भी हमें सब्जेक्ट्स की तरह एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मतलब प्रजा की तरह एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि रूलर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अपने प्रजा की तरफ उनका कर्तव्य होता है, उन्हें ध्यान देना होता है, ठीक है। ये पॉइंट छूट गया था। राजा राम मोहन राय ने क्या किया था, न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था लेकिन ब्रिटिशर्स को उन पे शक हो गया, वो इस चीज़ को लेकर सस्पिशियस थे तो उन्होंने रोक दिया, 1823 में रोक दिया था इन्हें न्यूज़पेपर इनके पब्लिश करने से। ऑपरेशन 1765 से लेकर 1835 के बीच की बात बताई गई है। को क्या हो रहा था, बट द ब्रिटिश continued to oppress Indians. In 1818, they had passed Regulation 3rd. Under it, an Indian could be jailed without trial in a court. जो ब्रिटिशर्स थे वो तरह तरीके से इंडियंस को परेशान किए जा रहे थे, ठीक है। तो 1818 में इन्होंने क्या किया, एक रेगुलेशन एक्ट पास किया, रेगुलेशन 3rd, और जिसके अंदर क्या था कि किसी भी इंडियंस को ना बिना कोर्ट में जाए ही उन्हें जेल में डाल दिया जाता था, मतलब उनकी सुनवाई नहीं होती थी। तो all the time British officers in India drew big salaries and also made fortune in private business। और ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे हमेशा ही, मतलब उन्हें उनकी सैलरी भी ज़्यादा थी और वो क्या करते थे, अपना मतलब धन जो है बनाने में लगे थे, अपना प्राइवेट बिजनेस चला रहे थे, अपना धन इकट्ठा करने में लगे थे। बाई 1829 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया। और 1829 में क्या हुआ, ब्रिटेन ने क्या किया, जो यहाँ से इंडिया से 7 करोड़ रुपीज़ के गुड ले गए, मतलब सामान ले गए, ठीक है। द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगेन टू डाई। और ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, अपनी कंपनी को बढ़ाए जा रहे थे, लूट से लूटपाट मचा के अपनी कंट्री को बढ़ाए जा रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को, और जो इंडियन इंडस्ट्री थी वो लगभग ख़त्म होने के कगार पे थी। गवर्नर जनरल बैंटिक रिपोर्टेड बैक होम। गवर्नर जनरल बैंटिक ने क्या कहा घर जाकर, मतलब ब्रिटेन जब ये गए तो इन्होंने क्या कहा, द बोन्स ऑफ कॉटन वीव्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। मतलब जो कॉटन वीवर्स की हड्डियां हैं वो क्या कर रही है, इंडियन प्लेन्स को बीच कर रही है, पूरा सफ़ेद कर रही है। कहने का इतना मतलब है वो इंडियन जो हमारे फार्मर्स थे उनको क्या बोलते थे, हड्डियों का ढांचा, बोन्स बोलते थे। तो कॉटन की बहुत अच्छी खेती हमारे यहाँ होती थी, तो वो बोल रहे थे कि कॉटन वीवर्स जो है वो इंडिया के प्लेन्स को वाइट कर रहे हैं, मतलब ब्लीच कर रहे हैं, मतलब कि इतनी ज़्यादा खेती हो रही है यहाँ पे। By 1856 the British had conquered the whole of India। 1856 में ब्रिटिशर्स ने मतलब लगभग पूरे इंडिया पे कैप्चर कर लिया था। ये देखिए, ये जो पिंक एरिया दिख रहा है ये ब्रिटिश एरिया है और बाकी हमारे इंडिया। दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस। वो इंडियन की नीड्स के बारे में बहुत कम सोचते थे, नहीं केयर करते थे यहाँ के लोगों के बारे में। तो देखिए लोग क्या आपस में बात कर रहे हैं, आर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स एंड लैंड्स दे आर कन्वर्टिंग आर ब्रदर्स यू ओनली टॉक डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। तो ये लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारे जो राजा हैं वो पपेट्स बन चुके हैं, कठपुतली बन चुके हैं ब्रिटिशर्स के हाथों की, हम जो है अपनी पुरानी जॉब खो रहे हैं और ज़मीनें, कुछ बोल रहे हैं कि और ज़मीनें भी तो खो रहे हैं, तो कुछ बोल रहे हैं कि हाँ वो भी कन्वर्ट हो रही है भाइयों। तो कुछ क्या बोल रहे हैं, उनके बीच में से एक आदमी बोल रहा है कि तुम तो सिर्फ बातें करते हो, उन्हें यहाँ से भगाने के लिए भी कुछ करो।
1857। अब जो चिंगारी भड़की थी 1855 में, मतलब लोग इतने परेशान हो गए ब्रिटिशर्स के भी से, तो उन्होंने क्या किया, उनके बीच में किस चीज़ की चिंगारी भड़की, मतलब अब उनको ब्रिटिशर्स को देश से भगाने की। Taxes continued to ruin the peasants. In Bengal, the Santals, who had lost their lands under new land rules, became desperate. In 1855, they rose in rebellion and massacred Europeans and their supporters alike. अब क्या हुआ, जिस तरीके से टैक्सेस बढ़ रहे थे, जो हमारे किसान लोग थे वो लोग क्या हुआ, पूरी तरीके से उन बर्बाद होने लगे। तो बंगाल में जो संथाल्स थे, ठीक है, संथाल एक जनजाति है, तो उन लोगों ने जब अपनी ज़मीनें खो दी थी न्यू रूल के अंदर, तो वो क्या हो गए, पूरे भड़क गए थे पूरी तरीके से। और 1855 में उन्होंने क्या किया, जो मतलब ब्रिटिशर्स थे ना, उनको यहाँ से उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट किया, यूरोपियंस के ऊपर, और उनके जो सपोर्टर्स थे उनको भी यहाँ से भगाना स्टार्ट किया। डिसकंटेंट वॉज ब्रीविंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू, और ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी के ऊपर भी मतलब अटैक चल रहा था। देखो क्या बोल रहे हैं इंडियन सोल्जर्स, क्या बोल रहे हैं, द वाइट सोल्जर गेट ह्यूज पे, मेंशंस टू लाइव इन सर्वेंट्स वाइल वी गेट अ पिटेंस एंड स्लो प्रमोशन। इंडियंस क्या बोल रहे हैं कि इन वाइट सोल्जर्स को तो इतना पैसा भी मिलता है, बहुत ज़्यादा सैलरी भी लेते हैं, ऊपर से इनके नौकर चाकर भी रहते हैं, जबकि हम इंडियंस को बिल्कुल स्लो प्रमोशन होता है और इतनी कम सैलरी मिलती है। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज़ अगेंस्ट आर रिलीजन, हु इज़ द टोपी वाला टू अबॉलिश आर एज ओल्ड कस्टम्स। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि ये अंग्रेज मतलब हमसे पूछते हैं कि हम जब समुद्र पार जाएंगे, हमसे कहते हैं तो हमारा रिलीजन ख़राब हो जाएगा। तो ये कौन होते हैं, ये टोपी वाले, ये अंग्रेज़ कौन होते हैं, हमारे पुराने कस्टम को हटाने वाले, हमारे पुराने कस्टम से ये होने वाले। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज़, हमें इन अंग्रेज़ों को ज़रूर यहाँ से भगाना चाहिए। तो सेपॉय मंगल पांडे अटैक द एडजेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वॉज एग्जीक्यूटेड। तो जो मंगल पांडे थे हमारे सिपाही, उन्होंने क्या किया था, ये ब्रिटिशर्स के रेजिमेंट पे अटैक कर दिया था, ठीक है। फ्यू इंग्लिशमैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स और पीपल्स माइंड। कुछ ऐसे थे इंग्लिशमैन जो यहाँ पे इंडियन के लोगों को समझ पा रहे थे, यहाँ के कस्टम्स को समझ पा रहे थे। अब देखिए एक ये अंग्रेज क्या बोल रहा है, ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। व्हाट, द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू। देखिए क्या बोल रहा है, एक ये ब्रिटिशर बोल रहा है कि ब्राह्मण सोल्जर, तुम जानते हो कि तुम जो वो बुलेट को हटाते हो मुंह से, तो वो किससे बना होता है, काऊ और पिग की चमड़ी से। तो ये ब्राह्मण बोल रहा है क्या, तो एक और इंडियन क्या बोल रहे हैं कि ये वाइट मैन ने हमारे धर्म को भी खराब कर दिया, हमारे धर्म को भी भ्रष्ट कर दिया। अब देखिए थाउजेंड्स ऑफ अदर सेपॉयज रिवॉल्टेड, दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स। और भी जो सेपॉयज थे मतलब सिपाही थे हमारे इंडियंस, उन्होंने भी रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया, उन्होंने अपनी जो ब्रिटिशर्स की ये यूनिफॉर्म थी उन्हें हटा दिया। ह्यूमिलेटेड एंड पुट इन आयरन्स, मतलब ब्रिटिशर्स जो थे उनको परेशान किया, उनको ह्यूमिलेट किया इस तरीके से। सून चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू टेल द पीपल दैट देयर एम्परर वुड वांट देयर सर्विसेज। और लोगों में इधर क्या होने लग गया, एक दूसरे की हेल्प के लिए ये लोग एक गांव से दूसरे गांव चपाती भेजते थे, मतलब लोगों में ये संदेश पहुंचाते थे कि आप हमारी मदद के लिए आओ, ठीक है, रिवॉल्ट के खिलाफ, मतलब बोलते थे कि एम्परर की हेल्प करो ताकि हम इन अंग्रेज़ों को भगा सके, तो इसलिए चपाती भेजते थे। और ये तो विलेजर्स के बीच हो रहा था, और इधर हमारे सोल्जर्स के बीच क्या हो रहा था, सोल्जर्स एक दूसरे को क्या देते थे, लोटस। ये आपस में सभी सोल्जर्स को बांट रहे थे। डेथ टू द फॉरेनर्स, ये क्या चाहते थे कि इन फॉरेनर्स की डेथ हो, एक दूसरे को क्या देते थे, लोटस देते थे, कमल का फूल देते थे। द मैसेज गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियट्स, और ये सारे मैसेज सारे हमारे इंडियन सोल्जर में फैल रहा था, उन्हें हेल्प मिल रही थी, मतलब एक दूसरे से मिलने में, एक दूसरे तक संदेश पहुंचाने में। ये देखिए ये विलेज मैन एक दूसरे को बोल रहा है, यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, मतलब ये दूसरे को बोल रहा है कि हाँ हमारे गांव के सारे आदमी तैयार हैं, आपकी हेल्प करेंगे उनको अंग्रेज़ों के खिलाफ। अब देखिए रिवॉल्ट 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ जो रिवॉल्ट हुआ था, देन देयर वाज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ से स्टार्ट हुआ था, ख़तरनाक तरीके से, मतलब लोग भड़क गए थे। द सपॉइज मार्च दिल्ली, जो हमारे सिपाही थे वो दिल्ली की तरफ मार्च कर गए, और उन्होंने बहादुर शाह को क्या बोला, बहादुर शाह जो था लास्ट मुग़ल रूलर था, उतना सक्सेसफुल रूलर नहीं हुआ, जो ये थे औरंगज़ेब थे,
उनके बाद ये थे, तो औरंगजेब तो बहुत पावरफुल रूलर थे, लेकिन ये इतने पावरफुल नहीं थे। तब ब्रिटिशर्स का अटैक हो चुका था। तो फिर भी जो हमारे सोल्जर्स हैं वो इनके पास जाके क्या बोल रहे हैं कि आपकी जय हो, मतलब ऐसे बोल रहे हैं कि आप ही हमारे लीडर हो, आप हमारे लीडर बन जाओ, आप ही रूल करो, हम इन अंग्रेज़ों को भगाना चाहते हैं। तो ये दिल्ली की तरफ गए। उसके बाद द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर, और जो रिबेलियन थे वो चारों तरफ फैल चुके थे। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर सोर। द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड, यस वी विल हेल्प यू। तो ये जो बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स जिनकी लैंड्स चली गई थी ब्रिटिशर्स के कारण, वो पूरे मतलब दुख से भरे हुए थे, भड़के हुए थे। ये क्या आपस में बात कर रहे हैं कि ये इन वाइट मैन्स का, इन अंग्रेज़ों का रूल ख़त्म करना चाहिए। तो दूसरे बोल रहे हैं कि हाँ ज़रूर, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो ये इंडियंस आपस में ऐसे बातें कर रहे थे। देखो द फाइट फॉर फ्रीडम 1857 में जो हमारी आज़ादी की लड़ाई हुई थी, तो उसमें मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हज़रत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम। तो सभी लोग अब ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ हो चुके थे। तो ये बेगम हज़रत महल है, ये लखनऊ की रूलर थी। ठीक है, तो ये क्या बोल रही है कि ये जो वाइट मैन है, इन्होंने मेरा क्या किया, किंगडम छीन लिया, मेरा किंगडम ले लिया। दे जॉइन द अफसर्स अगेंस्ट अ फॉरेनर। तो ये लोग भी फॉरेनर के खिलाफ बाकी सिपाहियों के साथ मिल गए। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद टोल्ड द पीपल। जो ये फेमस लीडर थे, मौलवी अहमदुल्ला थे, ये फैज़ाबाद से थे। तो ये लोगों से क्या बोल रहे हैं, राइज ब्रदर्स राइज, भाइयों जागो। द अंग्रेज इज़ रूइनिंग आवर लैंड, ये जो अंग्रेज़ हैं हमारी ज़मीनें हमसे छीन रहे हैं। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद। हर जगह लोग जागरूक हो चुके थे, बरेली में, कानपुर में, इलाहाबाद में, हर जगह। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे। तो अजीमुल्ला खान ने तात्या टोपे से क्या कहा, वी शुड हैव पेशवा नाना साहब एज आर लीडर इन दिस वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो वो क्या बोल रहे हैं कि हमें जो हमारे पेशवा नाना साहब हैं उन्हें लीडर बनाना चाहिए इस आज़ादी की लड़ाई में। द पेट्रियट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फाउट, और नॉर्थ इंडिया में पूरी तरीके से इन लोगों ने ये संभाल रखा था, लड़ रहे थे। 80 ईयर ओल्ड कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट। अब देखिए ये कुंवर सिंह थे, बिहार के, 80 ईयर्स के थे जब ब्रिटिशर से लड़ाई में इन्हें क्या हुई, गोली लग गई इनकी रिस्ट पे। तो ये क्या बोल रहे हैं, मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, हे गंगे माँ, ये मेरी लास्ट आहुति है, आपको मेरा लास्ट प्रणाम है। ठीक है, तो इस तरीके से हर जगह रिवॉल्ट हुआ था, हर जगह दंगे भड़क चुके थे। अंग्रेज़ों को भगाने के लिए रिवॉल्ट 1857 में स्टार्ट हो चुका था, और फिर धीरे धीरे ये ब्रिटिशर्स ने इंडिया छोड़ दिया और हमारा देश इस तरीके से आज़ाद हुआ था।